अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इंटरमीडिएट फिजिक्स पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा पहला एमसीक्यूज है, द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू नंबर 1 मोशन ऑफ कॉइल, नंबर 2 मोशन ऑफ मैग्नेट, नंबर 3 रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। जैसा कि आप जानते हैं कि इंड्यूस ईएमएफ जो है ये प्रोड्यूस होती है मैग्नेटिक फ्लक्स के रेट ऑफ चेंज से। सो ईएमएफ इंड्यूस इज प्रोड्यूस ड्यू टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ठीक है, दिस इज द टू ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं। द डायरेक्शन ऑफ induced current is always so as to oppose the change which causes the current is called Faraday's law, Lenz's law, Ohm's law, Kirchhoff's first law। तो स्टूडेंट्स ये हमने टू द पॉइंट स्टेटमेंट पढ़ी थी लेंस लॉ की। ठीक है, तो ये इसका ट्रू ऑप्शन है लेंस लॉ। इंड्यूस करंट जो है वो हमेशा उसको ही अपोज करेगा जिस चेंज की वजह से, जिस काज की वजह से ये प्रोड्यूस होगा। ठीक है, द एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इनसाइड द सोलेनोइड इज कैलकुलेटेड बाय एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी को जब आप वॉल्यूम पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास एनर्जी डेंसिटी आती है। तो एनर्जी डेंसिटी का एक्चुअली में पूछा गया है किस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप जानते हैं कि एनर्जी डेंसिटी जो होती है वो बी स्क्वायर ओवर 2 म्यू नॉट के बराबर होती है। ठीक है, रिमेंबर दिस फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 4, द एसआई यूनिट ऑफ इंड्यूस ईएमएफ। इंड्यूस ईएमएफ, ईएमएफ यानी कि एक्चुअली में वोल्टेज। तो इंड्यूस ईएमएफ का एसआई यूनिट क्या होता है? तो इंड्यूस ईएमएफ का यूनिट वोल्टेज वाला ही यूनिट होता है, तो इसका एसआई यूनिट होगा वोल्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, द प्रिंसिपल ऑफ अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर जो होता है वो किस पे बेस करता है उसका प्रिंसिपल? तो अल्टरनेटिंग करंट का जो जनरेटर है उसका प्रिंसिपल जो है ये बेस करता है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को। ठीक है, ये अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर के जो टॉपिक है उसकी फर्स्ट स्टेटमेंट है, फर्स्ट लाइन है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा कि इसका प्रिंसिपल किस पे बेस करता है। If the velocity of a conductor moving through a coil, moving through a magnetic field is made zero। कहता है कि अगर एक कंडक्टर जो है जिसको मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाया है, अगर उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाए तो मोशनल ईएमएफ क्या होगी? तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि मोशनल ईएमएफ जिसको कैपिटल ई से शो कर रहा हूँ यहाँ पे, ये बराबर होती है VBL। ठीक है, अगर एक लम्हे के लिए मेरे पास V क्या हो जाए, जीरो हो जाए, V जीरो होगा तो ईएमएफ भी क्या हो जाएगी, जीरो। तो इसका ट्रू ऑप्शन क्या है, जीरो। कि इमोशनल ईएमएफ नहीं हो गया है, कंडक्टर आपका रेस्ट में होगा। याद रखिएगा इमोशनल ईएमएफ तब ही होती है जब आपका कंडक्टर मूव कर रहा होगा। अगर कंडक्टर रेस्ट में आता है तो उसके नीचे मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज नहीं होगा और उसके नीचे में आपके पास इमोशनल ईएमएफ भी नहीं होगी। ठीक है जी, तो नेक्स्ट चलते हैं। इफ वी मेक द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग करते हैं, द वैल्यू ऑफ इंड्यूस करंट, तो इंड्यूस करंट की वैल्यू क्या होगी? तो याद रखिएगा जैसे जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाते हैं तो इंड्यूस करंट क्या होता है, इंक्रीज होता है। 3 पॉइंट्स याद रखिएगा कि इंड्यूस करंट किन किन फैक्टर से इंक्रीज होता है। अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दें कॉइल्स के तब भी इंड्यूस करंट इंक्रीज होगा। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कर दें जैसे कि इस केस में किया है तब भी इंड्यूस करंट इंक्रीज होगा। और नंबर 3 है कि डेल फाई ओवर डेल टी, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स अगर इंक्रीज होगा तो उसके नीचे में इंड्यूस करंट भी इंक्रीज होगा।
ठीक है, यानी कि इंड्यूस करंट 3 तरीकों से इंक्रीज होता है। एन यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करने से, बी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करने से, और डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के इंक्रीज करने से। तो इस तरह के एमसीक्यूज भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8, द इंडक्टेंस इज मोर इन सेल्फ इंडक्शन इन, इंडक्टेंस जो है सबसे ज्यादा किसकी होती है? तो वो ऑप्शन है आयरन कोर प्लेयर, इसकी सेल्फ इंडक्टेंस जो है ये ज्यादा होती है। 1 हेनरी इज इक्वल टू, 1 हेनरी किसके बराबर होता है? तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि हेनरी किसका यूनिट होता है? इंडक्टेंस का। ठीक है, और इसको 1 H बराबर होता है वोल्ट सेकंड, वोल्ट सेकंड एम्पेयर इनवर्स। ठीक है, क्योंकि हमें फार्मूला याद है कि हमने चाहे सेल्फ इंडक्टेंस पढ़े या म्यूचुअल इंडक्टेंस पढ़े, तो ये जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है, सेल्फ इंडक्टेंस यानी कि एल है, ये एक्चुअली में ईएमएफ डिवाइडेड बाय डी डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी, डी आई ओवर डी टी। ठीक है, ये एक्चुअली में डी डेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं इसको सिंपल करके लिखूं तो ये बनता है ई डेल्टा टी ओवर डेल्टा आई करंट। तो ई का यूनिट किसका होता है? ईएमएफ का, वोल्ट। ठीक है, साथ टाइम है तो उसका होगा सेकंड, और साथ में एम्पेयर इनवर्स यानी कि करंट बटे में है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक लम्हे के लिए जो मेरे पास वोल्टेज है इसकी वैल्यू पुट करता हूँ, तो वोल्टेज बराबर होते हैं आई आर, यानी कि वोल्ट जो होता है ये एक्चुअली में ओहम एम्पेयर के बराबर होता है वोल्टेज। ठीक है, और अगर मैं साथ यहाँ पे सेकंड और वही एम्पेयर इनवर्स लिख दूं, तो आप जानते हैं कि ऊपर भी एम्पेयर है नीचे भी एम्पेयर है, तो एम्पेयर एम्पेयर से कैंसिल हो जाएगा, और इस तरह हमारे पास ओहम और साथ में सेकंड। तो ओहम सेकंड जो है ये हमारे पास इसका 1 हेनरी का यूनिट होगा। ठीक है, 1 हेनरी का यूनिट क्या होगा? ओहम सेकंड। तो ऑप्शन ए जो है ये ट्रू ऑप्शन है। क्लियर है जी? तो नेक्स्ट चलते हैं जी। अ डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, ऐसी डिवाइस जिसको आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि सप्लाई देते हैं और उसके नतीजे में आपको क्या मिलती है? मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि कोई मैकेनिकल वर्क मिलता है। इस कॉल्ड ट्रांसफार्मर, एसी जनरेटर, डीसी मोटर या डीसी जनरेटर। तो याद रख लीजिएगा, वो डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करती है वो आपके पास क्या होती है? मोटर होती है। तो यहाँ पे ट्रू ऑप्शन क्या है? डीसी मोटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन कांस्टेंट करंट मीन डायरेक्ट करंट, वो करंट जो अपनी वैल्यू चेंज ना कर रहा हो, दिस इज एक्चुअली डीसी करंट। फ्लो इज द प्राइमरी कॉइल ऑफ ट्रांसफार्मर, अगर आप कांस्टेंट करंट प्राइमरी कॉइल को दें ट्रांसफार्मर की, तो ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस द सेकेंडरी ट्रांसफार्मर। कहता है कि अगर आप प्राइमरी कॉइल को कांस्टेंट करंट दें तो जो सेकेंडरी कॉइल है उसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगी वो क्या होगी? तो याद रख लीजिएगा कि जो ट्रांसफार्मर है ना, ये हमेशा एसी के लिए यूज होता है, अल्टरनेटिंग करंट के लिए यूज होता है, डीसी या डायरेक्ट करंट या कांस्टेंट करंट के लिए यूज नहीं होता। तो जब ये डीसी करंट या कांस्टेंट करंट के लिए यूज नहीं होता, तो इसका मतलब है कि इसमें जो ईएमएफ सेकेंडरी कॉइल में है वो प्रोड्यूस नहीं होगी, वो क्या होगी? जीरो होगी। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है जीरो। 1 हेनरी, अभी हमने पढ़ा 1 हेनरी किसके बराबर होता है? वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर। क्योंकि आप जानते हैं कि जो एल या एन जिसे आप सेल्फ इंडक्टेंस या म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं, वो एक्चुअली में रेशियो है ईएमएफ की टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, यानी कि ई ओवर ई यानी कि ईएमएफ ओवर डिवाइडेड बाय डेल आई ओवर डेल टी। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। और जनरेटर कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी, अब जनरेटर जो है ये मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। आपने देखा होगा कि हम जनरेटर को जब यूज करते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट करने के लिए उसको यूज करते हैं। When the loop of wire is moved across a magnetic field,
द करंट इज प्रोड्यूस इज कॉल्ड, कहता है कि जब एक लूप वायर की जो लूप है उसको मूव करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, जो करंट प्रोड्यूस होता है उसे क्या कहते हैं? एडी करंट, डायरेक्ट करंट, फोटोइलेक्ट्रिक करंट या इंड्यूस करंट। तो याद रख लीजिएगा, एडी करंट जो है ये यहाँ पे एडी करंट इसका आंसर नहीं है। क्यों नहीं है इसको हम आगे जाके देखते हैं। डायरेक्ट करंट ये तो डीसी सोर्स की वजह से होता है, फोटोइलेक्ट्रिक करंट ये तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से होता है। तो याद रखिएगा, जब भी एक मैग्नेटिक फील्ड में किसी वायर को लूप को आप मूव करवाते हैं तो उसके नतीजे में इंड्यूस ईएमएफ पैदा होती है। क्यों इंड्यूस ईएमएफ पैदा होती है? क्योंकि जब आप वायर को मूव करवाते हैं, लूप को मूव करवाते हैं, तो उसके नतीजे में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। उस मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से आपके पास ईएमएफ इंड्यूस होती है और उस ईएमएफ की वजह से इंड्यूस करंट होता है। ठीक है, तो 14 की ऑप्शन क्या है? डी। ये चीज ध्यान में रखिएगा। एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, हमने फार्मूला पढ़ा था कि एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर में होती है वो हाफ एल आई स्क्वायर के बराबर होती है। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16, ए फिंगर ऑफ राइट हैंड शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर राइट हैंड की जो फिंगर है आपकी, ये मैग्नेटिक फील्ड को शो करती है, और आपकी जो पाम है हथेली, ये शो करती है फोर्स को, तो थंब किसको शो करेगा? चार्ज को, वोल्टेज को, करंट को या इंड्यूस ईएमएफ को? दिस इज एक्चुअली द राइट हैंड रूल। ठीक है, अगर आपकी फिंगर जो है ये मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रही है, यानी कि एक डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड है, पाम जो है वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स को शो कर रही है, और थंब जो है ये आपका करंट को शो करता है। आपको एक फार्मूला याद होगा, एफ इज इक्वल टू आई एल बी। ठीक है, उसमें जो फोर्स है ये करंट और मैग्नेटिक फील्ड तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। जी क्वेश्चन नंबर 17, इंड्यूस इलेक्ट्रिक करंट कैन बी एक्सप्लेन बाय यूजिंग विच लॉ? तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक करंट जो है ये एक्सप्लेन किया जाता है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से। क्योंकि आप जानते हैं कि जो ईएमएफ होती है कैपिटल ई, ये बराबर होती है नेगेटिव डी फाई डिवाइडेड बाय डी टी। डी फाई मीन रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इस तरह आप जो इस ईएमएफ ई से जो करंट प्रोड्यूस होगा वो इंड्यूस करंट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 के ऑप्शन क्या है? फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। Lenz law is consistent with law of conservation of energy. This is most important MCQ और बहुत दफा एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत से स्टूडेंट्स को चार्ज से कंफ्यूज करते हैं कि जो लेंजिस लॉ है ये चार्जेस के लिए है। एक्चुअली में ये कंजर्वेशन है एनर्जी की, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये किसको शो करता है? लेंज लॉ को। ठीक है, लेंज लॉ में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है। जी next MCQ, an inductor is a circuit element that can store energy in the form of, कहता है कि इंडक्टर एक ऐसा सर्किट है जो कि एनर्जी को स्टोर करता है किस शक्ल में? मैग्नेटिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में या इलेक्ट्रिक फील्ड में? क्योंकि इंडक्टर की बात हो रही है तो ये क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं, तो इंडक्टर जो है मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में जो है एनर्जी को स्टोर करता है। और अभी आपने पढ़ा था मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी B²/2μ0। ठीक है, तो इंडक्टर जो है ये मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी को स्टोर करता है। जी क्वेश्चन नंबर 20, द नेगेटिव साइन विच इंड्यूस ईएमएफ इज ड्यू टू। नेगेटिव साइन किस वजह से आता है इंड्यूस ईएमएफ में? तो जो नेगेटिव साइन है ये एक्चुअली में लेंज लॉ की वजह से आता है। ठीक है जी 21, द रिलेशनशिप ऑफ मोशनल ईएमएफ व्हेन कंडक्टर इज मूव परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। जी तो 21 का जो आंसर है वो क्या होगा? याद रखिए, हमने पढ़ा था कि ई बराबर होता है नेगेटिव वी बी एल साइन ऑफ थीटा। ठीक है, तो ईएमएफ जो है ये एक्चुअली में नेगेटिव वी बी एल साइन थीटा के बराबर होती है। जब इसने कहा है कि इंडक्टर परपेंडिकुलर मूव करेगा, परपेंडिकुलर मीन के साइन में जो एंगल आएगा वो क्या होगा? 90 डिग्री। साइन 90 पे क्या देगा? 1। तो इस तरह हमारे पास जो ट्रू ऑप्शन होगी एमसीक्यू की वो होगी वी बी एल।
ठीक है, VBL। कंडक्टर की बात की गई है जिसकी लेंथ L है। जी 21 का ऑप्शन है ए। नेक्स्ट हम चलते हैं 22 पे। इफ वी इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट कंटेनिंग अ कॉइल, द इंड्यूस ईएमएफ विल बी। इंड्यूस ईएमएफ क्या होगी अगर हम रेजिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं? तो स्टूडेंट्स आपने पढ़ा था कि इंड्यूस ईएमएफ जो है ये एक्चुअली में टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर होती है। तो इस फार्मूले में जो इंड्यूस ईएमएफ है ये रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती, तो लिहाजा रेजिस्टेंस के चेंज होने से इंड्यूस ईएमएफ पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। सो इंड्यूस ईएमएफ क्या रहेगी, रिमेन सेम। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। जी 23, द सेल्फ इंडक्टेंस में बी डिफाइंड एज। सेल्फ इंडक्टेंस किसके बराबर होती है? सेल्फ इंडक्टेंस बराबर होती है ईएमएफ to ratio of EMF to the rate of change of current। तो 23 की ऑप्शन क्या है, ए। ये फॉर्मूला है सेल्फ इंडक्टेंस का। जी नेक्स्ट एमसीक्यू, इंडक्टेंस आर मेजर्ड बाय। इंडक्टेंस को आप किस में मेजर करते हैं? हेनरी में। ये हमने काफी दफा पढ़ा है कि हेनरी जो है ये इंडक्टेंस का यूनिट है। एन ओवरलोड मोटर ड्रॉ मैक्सिमम करंट, मिनिमम करंट, हाफ या नन। तो याद रख लीजिएगा जब मोटर ओवरलोड होती है तो ये मैक्सिमम करंट जो है ड्रॉ करती है जिसकी वजह से बाद में ये जल जाती है। द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इक्वल टू। ये सेम वही एमसीक्यूज है जो हमने प्रीवियस हेनरी में किया था, इंडक्टेंस में किया था। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है एक्चुअली में रेशियो होती है ईएमएफ की टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, यानी कि ई ओवर डेल आई पी ओवर डेल डी। जो हमारे पास यहाँ पे जो ट्रू ऑप्शन होगी वो ऑप्शन बी होगी। जो डेल टी जो होगा, जो डेल आई पी के डिवाइड हो रहा होगा वो डिवाइड वाला ऊपर ईएमएफ से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो 26 की ऑप्शन क्या है, बी। जी नेक्स्ट एमसीक्यू, अल्टरनेटिंग करंट चेंजेस। अल्टरनेटिंग करंट चेंज करता है इट्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी, ओनली डायरेक्शन बट नॉट मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन। तो याद रखिएगा कि हमने सिनोसाइडल वेवफॉर्म पढ़ी थी। दिस इज अल्टरनेटिंग करंट। देखिएगा पहले करंट ऊपर को जा रहा था, ठीक है, इसकी मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रही थी, फिर यहाँ पे पहुंचा मैक्सिमम, इसके बाद करंट जो है डाउनवर्ड गया। यानी कि जो हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट था, अल्टर मीन बदलना, ये अपनी मैग्नीट्यूड भी बदलता है और अपनी डायरेक्शन भी बदलता है। ठीक है, तो ट्रू ऑप्शन क्या है 27 की, ऑप्शन नंबर ए। अल्टरनेटिंग करंट जो है अपनी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बदलता है। इंडक्टेंस इज मेजर्ड इन हेनरी, ये हमने बार बार पढ़ा है। 28 की ऑप्शन क्या है, सी। 29, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि V इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इज इक्वल टू V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी के बराबर होती है। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू पुट कर दें 2 पाई f, ठीक है, तो हमारे पास V इज इक्वल टू V नॉट साइन ऑफ 2 पाई f t के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ट्रू ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर ए है। V is equal to V नॉट साइन ऑफ 2 पाई f t, दिस इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ये जो आपके पास V है, ये V आपके पास इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, और ये जो V है ये एक्चुअली में एम्पलीट्यूड है, और साइन ऑफ 2 पाई f t ये आपके पास इसके अंदर साइन का आर्गुमेंट है। ठीक है जी, तो नेक्स्ट एमसीक्यू पे चलते हैं। एमसीक्यू नंबर 30, द इंड्यूस ईएमएफ इन एसी जनरेटर इज। इंड्यूस ईएमएफ किसके बराबर होती है एसी जनरेटर में? तो आपने एसी जनरेटर में ऐसा तो कोई फार्मूला नहीं पढ़ा। एसी जनरेटर में जो आपने फार्मूला पढ़ा था तो ये था E इज इक्वल टू नवाब साइन थीटा। ठीक है, तो ट्रू ऑप्शन इसमें कोई भी नहीं है, ये सेपरेट मैंने लिख दी है, यही इसकी ट्रू ऑप्शन है, नवाब साइन थीटा। ये इंड्यूस ईएमएफ का फार्मूला है एसी जनरेटर के लिए, इसको आप पॉइंट आउट कर लीजिएगा। ठीक है, जी 31, द बैक मोटर इफेक्ट एग्जिस्ट इन। बैक मोटर इफेक्ट किसमें होता है, जनरेटर में, मीटर में, एसी मीटर में या नन में? जो बैक मोटर इफेक्ट है किसमें होता है,
जनरेटर में है, ठीक है। मीटर में नहीं होता, डीसी मोटर में भी होता है। द क्वाइल यूज इन द जनरेटर इज कॉल्ड, जो क्वाइल यूज होती है जनरेटर में, अब यहाँ बताया नहीं क्या, आई थिंक एसी जनरेटर की बात की गई है। जो क्वाइल एसी जनरेटर में यूज होती है हम उसे कहते हैं आर्मेचर, ठीक है। और आप जानते हैं कि जो डीसी मोटर होती है उसमें आप कॉम्यूटेटर यूज करते हैं, आर्मेचर यूज नहीं करते। तो यहाँ पे एसी जनरेटर की बात हो रही है। द बैकवर्ड जनरेटर, के बैकवर्ड जनरेटर इज कॉल्ड, के जनरेटर का जो ऑपोजिट प्रिंसिपल पे वर्क करता है वो क्या है। तो जनरेटर के ऑपोजिट में क्या है, जनरेटर क्या करता है कि आपकी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अगर मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करते हैं तो वो आपके पास मोटर होती है। 33 की ऑप्शन क्या है, ए, इलेक्ट्रिकल मोटर। द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर इज, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर किस पे बेस होता है, म्यूचुअल इंडक्शन पे। कि एक कॉइल में करंट के इंड्यूस होने से, करंट के फ्लो करने से दूसरी कॉइल में आपके पास ईएमएफ इंड्यूस होगा। 34 की ऑप्शन क्या है, बी। जी 35, और ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस विच स्टेप अप और स्टेप डाउन, ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस है स्टेप अप या स्टेप डाउन करती है किसे, एनर्जी, पावर, वोल्टेज या ऑल ऑफ बोथ। तो याद रखिएगा स्टेप अप या स्टेप डाउन ये एक्चुअली में वोल्टेज को करता है। आपने देखा होगा कि आप 220 वोल्टेज से 12 वोल्टेज की सप्लाई भी ले रहे होते हैं डीसी अडेप्टर से। और इस तरह बहुत सी जगहों पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज होते हैं और बहुत सी जगहों पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज होते हैं वोल्टेज को अप और डाउन करने के लिए, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। एन आइडियल ट्रांसफार्मर ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, आइडियल ट्रांसफार्मर जो होता है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ किसको ओबे करता है, फ्लक्स को, मोमेंटम को, ईएमएफ को या एनर्जी को। तो याद रख लीजिएगा कि जो आइडियल ट्रांसफार्मर है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे करता है। जी 37 क्या है, द क्वाइल विच इज कनेक्टिंग टू इनपुट ऑफ अ ट्रांसफार्मर, वो क्वाइल जो ट्रांसफार्मर की इनपुट क्वाइल से कनेक्ट होती है उसे हम कहते हैं प्राइमरी क्वाइल, और इसको आउटपुट से कनेक्ट किया जाता है उसे कहते हैं सेकेंडरी क्वाइल, ठीक है। इन एक्चुअल ट्रांसफार्मर में आपके पास जो आउटपुट होती है वो ऑलवेज इक्वल टू इनपुट होती है। एक्चुअल की बात हो रही है, आइडियल की नहीं। या आउटपुट लेस देन इनपुट होती है या मोर देन इनपुट होती है। तो याद रखिएगा जब एक्चुअल ट्रांसफार्मर की बात आएगी तो आउटपुट हमेशा आपकी लेस देन होगी इनपुट से, यानी कि आपकी एफिशिएंसी जो है वो लेस देन होगी 100% से, पूरी 100% नहीं होगी। सिर्फ आइडियल ट्रांसफार्मर में इनपुट आउटपुट जो है वो बराबर होती है। 39, आइडियल ट्रांसफार्मर व्हेन द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस इज डबल, अगर पोटेंशियल डिफरेंस डबल करते हैं तो करंट क्या होगा आइडियल ट्रांसफार्मर में। तो याद रखिएगा आपने एक फार्मूला पढ़ा था, बीपी आईपी इज इक्वल टू वी एस आई एस। यहाँ से अगर आप देखें तो वोल्टेज का जो करंट से रिलेशन है वो इनवर्सली रिलेशन, ठीक है, वोल्टेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। यानी अगर आप वोल्टेज डबल करेंगे तो करंट क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। 39 की ऑप्शन क्या है, सी। ये वीपी आईपी इज इक्वल टू वी एस आई एस, ये एक्चुअली में पावर इनपुट पावर आउटपुट बराबर होती है आइडियल ट्रांसफार्मर के केस में। तो 39 की ऑप्शन क्या है, सी। जी 40, फॉर अ गुड ट्रांसफार्मर के लिए स्टैटिस्टिक्स लूप आर स्मॉल इन साइज, जितना स्टैटिस्टिक्स लूप कम होगा उतना अच्छा वो ट्रांसफार्मर होगा। तो 40 की ऑप्शन क्या है, ए। जी 41, टू मिनिमाइज द हीटिंग फैक्ट इन द ट्रांसफार्मर, हीटिंग फैक्ट को मिनिमाइज करने के लिए ट्रांसमिशन लाइन में हम क्या करते हैं। तो आपको याद होगा कि जो आपके पास हीट है तो किसके बराबर होती है, एच इज इक्वल टू आई स्केयर आर टी, यानी कि करंट का स्केयर, आर फॉर रेजिस्टेंस और टी फॉर टाइम। जितना ज्यादा करंट होगा उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी। अगर आप करंट को मिनिमाइज करते हैं तो हीटिंग फैक्ट जो है वो कम होगा। तो करंट को मिनिमाइज कर लिया। अब आपने एक और चीज नोट की होगी कि आपके घर जो ट्रांसफार्मर से लाइंस आती हैं वो बहुत हाई वोल्टेज की होती हैं। तो इसका मतलब है कि जो हीटिंग फैक्ट को मिनिमाइज करने के लिए हम हाई वोल्टेज और लो करंट को यूज करते हैं ट्रांसमिशन लाइन में। तो 41 की ऑप्शन क्या है, बी। जी 42, मैक्सिमम ईएमएफ जनरेटेड इन द जनरेटर, जो मैक्सिमम ईएमएफ होती है जनरेटर में, जो जनरेट होती है किसके बराबर होती है। याद रख लीजिएगा जो ऑप्शन ए है, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन थीटा, ये एक्चुअली में जनरल फार्मूला है, ठीक है। E इज इक्वल टू नवाब साइन थीटा, ये भी जनरल फार्मूला है।
लेकिन ये जो मैक्सिमम की बात है, मैक्सिमम का मतलब कि जो साइन थीटा का फैक्टर है ये मैक्सिमम है। तो साइन थीटा 90 पे मैक्सिमम होता है। इसका मतलब है कि जब साइन 90 पे 1 होगा तो मैक्सिमम क्या आएगा, ई आपके पास नवाब आएगा, या ई इज इक्वल टू ई नॉट के बराबर होगा। तो मैक्सिमम ईएमएफ का पूछा गया है तो इसमें साइन वाला कंपोनेंट नहीं आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। Induced EMF is directly proportional to change in flux, directly proportional to rate of change of flux, inversely proportional to change of flux. तो हमने पढ़ा था कि जो इंड्यूस ईएमएफ है एक्चुअली में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के। E इज इक्वल टू नेगेटिव डेल फाई ओवर डेल टी, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ है, ओनली चेंज ऑफ नहीं है। G44 लेंस लॉ इज अकॉर्डिंग विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। 44 का ऑप्शन सी। When motor is at maximum speed, जब मोटर मैक्सिमम स्पीड पे होती है तो बैक ईएमएफ भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, ठीक है। 46 द एप्लीकेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस की एप्लीकेशन क्या है, ट्रांसफार्मर, ठीक है। द रेशियो ऑफ एवरेज इंड्यूस ईएमएफ टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द कॉइल, ये भी हमने पढ़ा था किसके बराबर होती है, सेल्फ इंडक्टेंस या म्यूचुअल इंडक्टेंस। लेकिन चूंकि अगर सेम क्वाइल में कहा जाए तो सेल्फ इंडक्टेंस होगा, अगर दूसरी क्वाइल में सेकेंडरी क्वाइल में कहा जाए तो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा। जनरल बात की जाए तो ईएमएफ को जब आप रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट पे डिवाइड करते हैं तो आपके पास इंडक्टेंस देता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन एसी जनरेटर, जनरेटर में क्या चीज नहीं होती। तो स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था कि जनरेटर में जो है कोमुटेटर नहीं होता, आर्मेचर होता है, मैग्नेट होता है और स्लिप रिंग होते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के एमसीक्यूज को डिटेल से डिस्कस किया। मजीद वीडियो के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको किसी किस्म की क्वेश्चन या क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।